मेथड कैसा इंटरेस्टिंग है। इन एग्जाम्पल से आपको जो है वो समझ आती जाती है कि ये चलता कैसे है सारा कुछ। ये कोई इतनी बाहर की दुनिया की कोई चीज नहीं है, ये वही जो रोजमर्रा हम जिंदगी में जो आर्गुमेंटेशन जो है इसी तरह के सारा कुछ चलता है और इससे भूलता भी नहीं है। और आर्गुमेंटेशन जो है ये मतलब बाद लोग ये समझते हैं कि बड़ी सर कोई स्पेशल चीज है जो ऐसे के अंदर ही सिर्फ होती है, नहीं। आर्गुमेंटेशन इज अ रेगुलर पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। सीएसएस में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं जरा थोड़ा सा इसके ऊपर जरा बात कर दूं। आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसके बड़े माहिर होते हैं, आर्गुमेंटेटिव, ये जो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एग्जांपल मैं देता हूं। जब भी कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी बंदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उसकी बाकायदा जो है वो तैयारी इस तरीके से होती है कि मतलब अगर ये बंदा मिनिस्टर फॉर एग्जांपल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई पॉइंट उसने दिया है, सामने सारे जर्नलिस्ट जो है वो बैठे हुए हैं, तो इसने जो भी अपनी स्टेटमेंट देनी है, जर्नलिस्ट माहिर होते हैं एंटीथीसिस के। जर्नलिस्ट हमेशा जो है, कोई भी अच्छा जर्नलिस्ट जो है वो बंदे की जो स्टेटमेंट है उसको फेस वैल्यू पे नहीं लेता, वो उसको हमेशा काउंटर करता है। अच्छा भी आपने कहा कि जी एक्सपोर्ट जो हैं वो बढ़ गई हैं 3.3% और इतने मिलियन जो है उसके अंदर इजाफा हो गया, लेकिन आप जो एक्सपोर्ट्स जिनके इजाफे की बात कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट्स अदरवाइज तो मुल्क के लिए तो बहुत नुकसानदेह हैं। मसलन आपने कहा कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई, ये जर्नलिस्ट कह रहा है। मिनिस्टर ने कहा है कि जी हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स में 3.3% जो है इजाफा हुआ है ओवरऑल। तो जर्नलिस्ट कहता है कि एंटीथीसिस कि आपने जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं उसका नुकसान पाकिस्तान को ये हुआ है कि वाटर, अब हमारे पास पानी नहीं है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो पानी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में एक तरफ इजाफा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान का। तो ये एंटीथीसिस है। पॉइंट दोनों के वैलिड हैं, जर्नलिस्ट का पॉइंट जो है वो भी वैलिड है। अब ये जो होते हैं, जो लोग भी प्रेस को फेस करते हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, आपने देखा होगा फॉरेन ऑफिस के लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये लोग सिंथेसिस के मास्टर होते हैं। थीसिस एंटीथीसिस कोई भी कर सकता है, आप भी मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, आप मुखालफत में कोई और बात करते हैं, थीसिस एंटीथीसिस कोई भी कर सकता है। एक्चुअल कमाल होता है सारा सिंथेसिस का। तो मिनिस्टर जो है उसका फिर सिंथेसिस इस तरीके से निकालेगा कि आपकी बात बिल्कुल सही है। सिंथेसिस में हमने कभी भी नहीं कहना कि जी अगले ने जो बात की है वो बात ही सिरे से गलत है, नहीं, उसका पॉइंट वैलिड है, उसने साथ रेफरेंस दिया है, उसने साथ बाकायदा प्रूफ दिया है, सारा कुछ दिया है, और उसका पॉइंट वैलिड है कि वाकई एक टेक्सटाइल इज वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और उसकी वजह से हमारा उसका नुकसान हो रहा है। तो मिनिस्टर इसका जवाब ये देता है, सिंथेसिस ये करता है कि एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारा जो है वो क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व्स जो है, फॉरेन डिपॉजिट्स के, वो रिजर्व्स इंक्रीज होते हैं, जिससे हम वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ज्यादा बेहतर तौर पे डील कर सकते हैं उनके साथ। अब जर्नलिस्ट की जो बात था उसका जवाब भी हो गया और अपना पॉइंट जो था वो साबित भी कर दिया। ये है जिस तरह हम बात रहे तो, और इसी तरीके से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इसी तरीके से हैं। आप पब्लिक ऑफिस में काम करते हैं तो पब्लिक ऑफिस जो है वो जो भी बंदा असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, जो कुछ भी है, आपने जो भी कोई बात की है तो अगला बंदा पब्लिक में से जवाब में उसका एंटीथीसिस देता है, तो इसने फिर जवाब में सिंथेसिस देना है हमेशा। इसलिए ये टेक्निक सीखें, इससे डरने की बजाय, बचने की बजाय, आपके लिए अगर कोई नई चीज है, आप में से काफी सारे लोग, मैं देख रहा हूं कि आधे लोग जो है बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं, उनको यह है कि सर हमारे लिए नहीं है, हम तो वही बस एक सुब्सिडी करेंगे और उसमें रट्टा लगाएंगे और हम जाके लिखाएंगे बस आके। ज्यादातर लोग इस माइंड के साथ, आधे से ज्यादा लोग मैंने देखा क्लासेस में इस माइंड के साथ बैठे होते हैं कि आर्गुमेंटेटिव हमारे खीर नहीं है, हमने ये नहीं खानी। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है, जो अच्छा स्टूडेंट है, जो
जिसने वाकई सीएसएस करना है वो आर्गुमेंटेटिव को बड़ा इजीली टेकअप करता है, इसलिए कि इट इज वेरी टेक्निकल, इट इज वेरी लॉजिकल। ये क्या बात हुई कि आप 17 पॉइंट्स लिख रहे हैं, अपनी तरफ से लिख लिखा के फेंक के आ जाते हैं? जरा दिखाओ ना, जरा अपने माइंड की पावर तुम्हारी क्या है। सो एनीबॉडी विद एनफ आईक्यू जो सीएसएस को रिक्वायर्ड है विल बी एबल टू डू द गुड आर्गुमेंटेशन आल्सो। और एक ही शख्स ने, अब यहां इसको जरा सम अप कर दूं क्योंकि बाद लोग इस पे हैरान ये होते हैं कि ये क्या बात हुई कि हम थीसिस भी दे रहे हैं, एंटीथीसिस भी दे रहे हैं, सिंथेसिस भी दे रहे हैं, ये क्या तमाशा है? बाद लोग ये भी इतराज करते हैं, भाई यू हैव टू प्रेजेंट द होल डिबेट। सीएसएस एसए में और स्कूल की डिबेट में ये डिफरेंस है। स्कूल की डिबेट में आपने एक साइड ली थी और अपनी तकरीर करके घर आ गए थे बस। ये स्कूल डिबेट नहीं है, ये होल डिबेट देनी है। होल डिबेट में थीसिस भी आता है, एंटीथीसिस भी आता है और सिंथेसिस भी आता है। पूरी डिबेट देनी है, सिर्फ अपनी साइड जो है ना वो डिफेंड करके नहीं आता। आप समझ आई? ये खुद से बनता जाता है। अभी मैं जरा आपको ये पैराग्राफ्स दिखा लूं, मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ इसको आपके लिए। मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाता हूँ, पैराग्राफ जरा पढ़ लें हम एक दफा, तो उसके बाद मैं जरा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है? ओके। अटेंशन ग्रैबर अपने थीसिस को फेवर करेगा सोहेल। आर्गुमेंटेटिव इस आउटलाइन को कैसे अरेंज करेंगे? मोहम्मद अली, पिछले 1 घंटे में मैं क्या आपको दिखाता रहा हूं? मोहम्मद अली फहद, आपको आउटलाइन से नहीं मैं अरेंज करके सारा कुछ दिखाता रहा। उस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं? जी, जीपेस्ट इज एप्लीकेबल हियर। मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ वो भी। आप में से कोई है इस्लामाबाद में? ये तूफान यहां भी आ रहा है यार, बादल की गरजने की आवाज है। एनीबॉडी फ्रॉम इस्लामाबाद? ओके, रावलपिंडी, मोहम्मद अली। ओके जी, बादल यहाँ दोपहर से आ रहा था, मेरा ख्याल है इस वक्त अभी। ओके, नाउ लेट्स गो टू द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने थीसिस स्टेटमेंट में पढ़ा था पढ़ते वक्त के इसमें नूर फातिमा, अच्छा थीसिस स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि आर्गुमेंटेटिव एसे में थीसिस स्टेटमेंट सेंटर में आ जाती है। एक्सपोजिटरी में हमने पढ़ा था कि थीसिस स्टेटमेंट आखिर में थी, यहाँ पे ये थीसिस स्टेटमेंट ग्रीन वाली ये मैंने सेंटर में लगाई हुई है। सो इसकी तरतीब क्या होगी? ये अटेंशन ग्रैबर होगा, ठीक है, ये लिंकिंग सेंटेंस है, और उसके बाद ये हमारे पास इसकी थीसिस स्टेटमेंट है, और उसके बाद जिस्ट ऑफ द आउटलाइन है। माइथोलॉजी समझते हैं स्टूडेंट्स? माइथोलॉजी क्या होती है? अब्दुल्ला यूसुफजई 5 पॉइंट्स, फिर उन्हीं 5 का एंटीथेसिस, फिर उन्हीं 5 का सिंथेसिस। माइथोलॉजी नहीं, ये जो पुराने किस्से हैं ना देवी देवताओं के, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी है, हिंदू माइथोलॉजी है। Man's imagination used to consider mythological gods having powers which were supernatural as long as technology did not exist in the world. पहले इंसान हर सुपरनेचुरल पावर को देवी देवता का
रंग दे देता था। अफसाने, यस। कम्युनिकेटिंग उन गॉड्स एंड गॉडेसेस की पावर्स क्या होती थी? गॉडली पावर्स। कम्युनिकेटिंग विद अननोन बीइंग्स, बंदा आपके सामने नहीं है और उससे बातें कर रहे हैं। Being able to know about worlds beyond one sight, आपके सामने मंजर है नहीं लेकिन उनको नजर आ जाता था उनको। And the ability to reach decisions quickly used to be godly virtues. However, with the advent of information technology, man realized that he had finally got those mythological powers which he always dreamt of having for mankind's betterment. नहीं, वो देखा करते थे ना रामायण, उसके ऊपर इंडिया टीवी पे लगे हुए वो कार्टून बच्चों के जो लगते हैं, तो उसमें जो देवी देवता उनके हैं वो क्या है कि जी सामने बंदा मौजूद नहीं है लेकिन उसके साथ बातें कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारा भी वही साल है, अकेला बंदा चला जा रहा होता है और बातें कर रहा है किसी के साथ हजारों मील दूर बातें कर रहा है। हमारे सामने मंजर नहीं है टीवी, वो नजर आ रहा है हमारी आवाज वाली जो make the modern world a heaven of godly powers which the ancient man could only dream of. आज का इंसान को यानी वो हवाओं में उड़ते थे उनके जो देवी देवता थे। Ancient technology has created both negative and positive impacts in the modern world. Despite some significant negative effects, expanding information technology is more of a blessing due to the vast array of benefits that it has provided to mankind. By utilizing checks and controls, its negative effects can also be minimized. जी मेरा अपना लिखा हुआ है ज़रा, ये मेरा अपना लिखा हुआ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, ये आउटलाइन भी मेरी अपनी बनाई हुई है सारी। अच्छा जी, मैं आपको बताया था ना कि जब हमने अटेंशन ग्रैबर पढ़ाया था कि इमेजिनेशन जो है वो होनी चाहिए, तो हमारी इमेजिनेशन काफी चलती है। अच्छा, ये अब एक चीज नोट करने वाली है कि स्टूडेंट्स इसमें हमने जरा नोट कर लीजिएगा कि आउटलाइन के सारे 15 के 15 पॉइंट्स आउटलाइन इसमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में नहीं लिखने। स्टूडेंट्स सारे 15 पॉइंट्स नहीं लिखने। उसकी वजह यह है कि इतनी छोटी सी जगह पे अगर हमने थीसिस के भी पॉइंट्स दिए और फिर एंटी थीसिस का भी और सिंथेसिस के भी, तो वो इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि सारे 15 पॉइंट्स लिखने। आप थीसिस के 5 पॉइंट्स लिख दें, थीसिस के 5 पॉइंट्स लिख दें, और क्योंकि एंटी थीसिस उन्हीं का है ना, अब कोई नया पॉइंट्स तो नहीं हमने लेके आने, और फिर सिंथेसिस भी उन्हीं का है, चनाचे हम सिर्फ थीसिस के पॉइंट्स लिखेंगे। The blessings of information technology are manifest in ease of communication across the globe. एक point, ease of access to technology, and by the seamless integration of IT into various fields of technology. 3 points को इकट्ठा करके एक sentence करती है। Important sectors like education, health, and human development have benefited greatly from the expansion of information technology. Moreover, it is the broad and indiscriminate access to humanity at large which is a prime feature of information technology. आप दुनिया में बैठे हुए किसी भी दुनिया के हिस्से के लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने सिंथेसिस का एक सेंटेंस लिखना होता है, एंटीथीसिस का, और सिंथेसिस का एक सेंटेंस। Although the opponents, अभी एंटीथीसिस बयान कर रहा हूं, although the opponents of information technology emphasize the negative effects of technology, कौन से? Like remote influencing of immature minds, lack of privacy, and identity theft. These efforts are mostly like making mountain out of a molehill. Synthesis में हमने क्या करना है? हमने ये साबित करना है कि एंटीथीसिस ने जितनी भी बातें की हैं, बस वो बात का बतंगड़ बना रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, एक्चुअली इतनी बड़ी बात है नहीं। एक ही सेंटेंस में एंटीथीसिस भी हो गया है और सिंथेसिस भी हो गया। 250 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना होता है सारा।
जी, ये वही एंटीथेसिस के पॉइंट्स है। एक्चुअली ये पॉइंट्स जरा थोड़े से आपको नए लगेंगे, इमेच्योर माइंड्स, लैक ऑफ प्राइवेसी। पैराग्राफ के अंदर चल के हमने ये चीजें लिखनी थी ना। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं जरा थोड़ा सा इरिटेट हो रहा हूँ। 75 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझे टोटल 4 लोग मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। मुझे कोई पता नहीं चल रहा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज मैं पढ़ा रहा हूं, इनको कोई इंटरेस्टेड भी है इनमें से कि नहीं, या किसी को पल्ले भी पड़ रहा है कि नहीं इसकी। थोड़ा सा ना अगर मुझे बताते रहें कि आपको समझ आ रही है इसकी, क्योंकि मैंने देखा है कि लेक्चर के बाद में ना आखिर में फिर अजीबोगरीब किस्म की लोग डिस्कशन करते हैं कि सर ने अपनी तरफ से बड़ा कुछ पढ़ाया, हमें समझ कोई नहीं आई। हिना कुरैशी, आपका डायरेक्ट मैसेज में आ रहे हैं, जरा ओपन करें अपने। सर थीसिस स्टेटमेंट वर्ड को एज इट इज लिखना है, डिजाहिर है बिल्कुल एक्सपोजिटरी। मैंने कहा ना कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे में कोई फर्क नहीं है, लोग इसको पता नहीं क्यों समझते हैं ये कोई और दुनिया है। कोई फर्क नहीं, सिर्फ पैराग्राफ की अरेंजमेंट मुख्तलिफ है बस। यहां मिड में है इसलिए कि आपको थीसिस स्टेटमेंट के वक्त पढ़ाया था कि एक्सपोजिटरी में आखिर में आती है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट सेंटर में आती है। शाहिद खान, आपको अभी नहीं पता, अभी तक पता नहीं चला आप किस टीचर की क्लास में बैठे हुए हैं? सानिया फरूक, अब मैं जवाब नहीं दूंगा बेटी, अब मैं पढ़ा चुका हूं। ये मैंने आपसे पूछा तो आप बोली है कि जी लास्ट सेंटेंस इंट्रोडक्शन की समझ नहीं है। ये मेरे कहने पे आप लोगों ने उसको किया है। वो सेंटर में थीसिस स्टेटमेंट इसलिए होगी कि थीसिस स्टेटमेंट, देखो थीसिस स्टेटमेंट में बताया है कि हमारा स्टांस क्या है, वरना आगे जो आपने आउटलाइन के पॉइंट्स दिए हैं वो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी साइड है। थीसिस स्टेटमेंट पहले बताएंगे तो समझ आएगी ना उसको, ये मसला है। अच्छा जी, अब इसका क्रंच पैराग्राफ देखिएगा। क्रंच पैराग्राफ में हम स्टांस नहीं लेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ये टॉपिक है क्या। सेकंड पैराग्राफ, द expansion of information technology has registered both positive as well as negative impacts on the modern world. क्रंच पैराग्राफ ऑन वन हैंड, मेरा ख्याल है ये आपको पढ़ाया नहीं था जब ये हमने क्रंच पैराग्राफ पढ़ा था। जी आप यूज कर सकते हैं दूसरे कलर को। अच्छा नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है पढ़ लें, अभी पढ़ लें। The expansion of information technology has registered both positive as well as negative impacts on the modern world. On one hand, mankind has used, अब हम पहले हम ये तो बयान कर लें कि ये जो blessing कहा है तो क्यों है, कर्ज कहा है तो क्यों है। On one hand, mankind has used information technology to facilitate the various complex functions of the current era, due to which it is called a blessing. For instance, there are 4.66 billion internet users in the world today. अब हम अपनी बात को साबित करने के लिए कि ब्लेसिंग है तो क्यों है, दुनिया में इस वक्त 4.66 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। साथ हमने रेफरेंस दिया है कि ये इंफॉर्मेशन कहां से ली है, जॉन क्लेमेंट्स की आर्टिकल है वर्ल्ड वाइड डिजिटल पॉपुलेशन नवंबर 2020 की। अब जरा ये ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, सारे देख रहे हैं स्क्रीन, नवंबर 2020 पुराना रेफरेंस है। आपने जब इसको यूज करना है तो नए स्टेटिस्टिक्स लेने जरूरी है, क्योंकि अब ये 4.66 नहीं है। मैंने जब ये पैराग्राफ लिखा था नवंबर 2020 में, तो उस वक्त ये 4. अब 1.5 साल हो गया है,
अब इनमें इजाफा हो चुका है। आपने जब इसको यूज करना है, आप बेशक नवंबर 2022 में इसको अपडेट कीजिएगा, लेकिन पुरानी इंफॉर्मेशन लिखने की कोशिश ना करें, इसलिए कि सर ने लिखी हुई है। ये जो इंटरनेट यूजर्स हैं दुनिया में, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ये सीएसएस का हिस्सा है। सो इसको अपने आप को अपडेट करना, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैन नेवर से कि जी सर ने लिखा था 4.66 इसलिए हमने भी लिख दिया। These high numbers show 4.66 का मतलब है कि दुनिया की आबादी अगर 8 बिलियन है, तो यानी कोई अबाउट 56% ऑफ द वर्ल्ड इज यूजिंग इंटरनेट, जो बड़ी अजीब बात है। प्रोबेबली ये वाहिद टेक्नोलॉजी है जो इतनी ज्यादा दुनिया जो है वो यूज कर रही है, मेरा हाल है बिजली के बाद शायद। These high numbers show that information technology is being used by a large segment of humanity today. ये blessing हमने define कर ली। On the other hand, it is called a curse, as the spread of information technology has led to increase in cyber crimes all over the world. Negative side भी है, curse भी है. For example, during the calendar year of 2019, 467,361 complaints of cyber crimes were received, and more than $3.5 billion in losses to individual and business victims were recorded. Harjavik Group हर साल ऑफिशियल एनुअल साइबर क्राइम रिपोर्ट छापता है। 2019 की रिपोर्ट उस वक्त अवेलेबल थी, जिसके अंदर जी सुहेल अहमद, थैंक यू वेरी मच बेटा, लेकिन 5 बिलियन पूरे भी नहीं होंगे ना, एग्जैक्ट फिगर बताएं अगर आपने अभी सर्च की है। अच्छा जी, तो ये उस वक्त 2019 की एनुअल साइबर क्राइम रिपोर्ट अवेलेबल थी, जिसके मुताबिक ये वाली फिगर थी। अब जब आप देखेंगे तो साइबर क्राइम की रिपोर्ट जो है वो चेंज हो गई होगी। This depicts the curse aspect of expanding information technology. ये 4.95 है इस वक्त बिल्कुल। This depicts the curse aspect of expanding information technology. अब इस पैराग्राफ में हमने क्या किया है, सिर्फ टॉपिक की दोनों साइड्स जो हैं वो डिस्क्राइब की हैं अपनी दी हुई। जी जरताब, मैं काफी दफा बता चुका हूं, आप मुझे जरताब एक बात का जवाब दें। ये जब मैं आउटलाइन पढ़ रहा था तो आप क्लास में थी? ये पॉइंट कम्युनिकेशन का थीसिस का एक पैराग्राफ है, उसके बाद थीसिस का दूसरा पैराग्राफ है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है, उसके बाद एंटी थीसिस के 5 पैराग्राफ्स हैं। आपने ये कहां से सोच लिया कि एक ही पैराग्राफ के अंदर सारे थीसिस एंटी थीसिस इकट्ठे लिखने? जरताब अली, मैंने तो नहीं पढ़ा है ये। आप मतलब जबरदस्ती कंफ्यूज होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 5 पैराग्राफ्स एक एक करके थीसिस के चलेंगे, फिर 5 पैराग्राफ्स एंटी थीसिस के चलेंगे, फिर 5 पैराग्राफ सिंथेसिस के चलेंगे। अच्छा जी, ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हो गया, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 क्रंच पैराग्राफ हो गया, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ से हमारा थीसिस का पहला पैराग्राफ है। One of the major benefits of the expansion of information technology is that it has greatly facilitated communication all over the world. ये टॉपिक सेंटेंस है, इसको एक्सप्लेन ये किया है कि इट इज पॉसिबल फॉर पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अक्रॉस द ग्लोब कन्वीनियंटली। ये एक्सप्लेन किया। मेरा सपोर्टिंग पॉइंट है द इन्वेंशन ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर्स, एप्स एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स has made it easy for people around the globe to connect with each other without any wastage of time. और एग्जाम्पल मैंने ये दी है, फॉर एग्जाम्पल SMS, email, WhatsApp, Messenger, Twitter, etc. are just few of the methods used by millions across the globe to send and receive messages and media to and from each other. Concluding sentence in this way, information technology has expanded the scope of global communication and has made it highly convenient. 105 वर्ड्स का ये पैराग्राफ है। देख लें, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर वही है जो हमने वैसे पढ़ा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि वो पैराग्राफ स्ट्रक्चर एक्सपोजिटरी का था। पैराग्राफ स्ट्रक्चर तीनों तरह की एसेज में सेम रहता है। बिजली चमक रही है और बारिश हो रही है।
वाओ, गरज चमक के साथ तूफान और तेज बारिश इस्लामाबाद में। ये हीट वेव कैसे चलेगी भाई? मेरा ख्याल है दूसरे शहरों में भी तूफान शुफान आया होगा ये। बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही है और तेज बारिश। शुक्र है अल्लाह। अटक में भी, दैट्स नाइस। इस्लामाबाद, लाहौर में तो नहीं है, एबटाबाद में भी नहीं है। लाइट रेन इन रावलपिंडी। आंधी चल रही है यहाँ पे। यहाँ कहा यहाँ सिर्फ आंधी चल रही है। निदा तारक शहर का नाम है और यहाँ आंधी चल रही है लड़काना में। हाँ नहीं, वो बहुत दूर है ना ये, लेकिन इस्लामाबाद के आसपास जो है मेरा हाल है। पेशावर में भी बारिश हुई है। वेरी गुड। वाह कैंट, हाँ। अच्छा जी सर, इसकी एंटीथेसिस स्टेटमेंट क्या होगी? सखावत अली जा रहे हैं बेटा उधर। अब गर्मी का वो मासेरा में भी बारिश है। वाजिब हीट वेव इन फैसलाबाद। गुड आइडिया मुमताज। ओके स्टूडेंट्स, वी गॉट डिस्ट्रैक्टेड। अच्छा जी, ये पहला पैराग्राफ था। अब जरा कान खोल के जरा सुन ले, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये गलती लगती है। ये मैंने एक पैराग्राफ सिर्फ डेवलप किया है। अहमद बिलाल अब बोला है कि इस्लामाबाद में, मैं पहले पूछ रहा था आप में से कोई इस्लामाबाद में है, उस वक्त नहीं बोल रहा था। ये थीसिस का एक पैराग्राफ है। इसके बाद थीसिस का दूसरा पैराग्राफ चलेगा। इसके बाद थीसिस का तीसरा पैराग्राफ चलेगा। इसके बाद थीसिस का चौथा पैराग्राफ चलेगा, फिर पांचवा पैराग्राफ चलेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको एंटीथीसिस का पहला पैराग्राफ दिखाने लगा। स्टूडेंट्स मुझे जरा ये बताइएगा, ये जो एंटीथीसिस का मैं पहला पैराग्राफ दिखाने लगा हूं, मुझे बताएं एसे में ये टोटल पैराग्राफ नंबर क्या है इसका? गलत। ये नंबर 8 बिल्कुल ठीक है। कैसे? पहले पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, दूसरा क्रंच पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ मैंने पढ़ के सुनाया है, उसके बाद ये पैराग्राफ नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और अब हम पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ने लगे। ये ना समझना कि ये थीसिस के फौरन बाद लिखा हुआ, दरमियान में इसके 4 और पैराग्राफ्स हैं। जी मारिया नजर, ये अक्सर लोग गलती करते हैं कि थीसिस से जब एंटीथीसिस की तरफ जाएंगे तो क्या ट्रांजिशनल पैराग्राफ आएगा? नहीं आएगा, इसलिए कि वो पूरी एसे का फ्लो तोड़ के रख देता है। मुझे तो इस ट्रांजिशन पैराग्राफ की समझ ही नहीं आती। जो लोग लिखते हैं ये बच कैसे जाते हैं ऐसे में। ये फेल होने वाली बातें हैं, इसलिए कि आप पूरी ऐसे का वो फ्लो जो है वो तोड़ देते हैं। जी, मैं ट्रांजिशन आपको दिखाने लगा हूं ना। अब एंटीथीसिस का जब पहला पैराग्राफ है, हम इसके पहले सेंटेंस के साथ ट्रांजिशन कर लेंगे। हमने 5 पैराग्राफ लिखे हैं अपने थीसिस के। अब एंटीथीसिस जब स्टार्ट हुआ है तो हम शुरू में लिख देते हैं, however many believe that expansion of information technology is not a blessing, rather it is a curse। बस ट्रांजिशन हो गई। अब अपना पैराग्राफ लिखो। अब यहां पे जो आपके नोट करने वाली चीज है स्टूडेंट्स को, ये है कि आपने जब भी एंटीथेसिस लिखना है तो पॉइंट आइडेंटिफाई जरूर करवाएं। अपने पॉइंट को आइडेंटिफाई जरूर करवाएं कि कौन से पॉइंट की आप मुखालफत करने लगे। समझ आ रही है इस चीज की? अब मैं किसकी मुखालफत करने लगा हूं? द ईज ऑफ कम्युनिकेशन की।
ये आपके सामने कर रहा हूं ना, कैसे करेंगे ज़हरा। द ईज ऑफ कम्युनिकेशन, जो मेरा पॉइंट था, अब उसकी मुखालफत करने लगा हूं। द ईज ऑफ कम्युनिकेशन हैज ऑल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर इवल माइंडेड पीपल टू कैरी आउट देयर मेलिफिक डिजाइन्स। अब ये पहचान हो गई कि हम कौन से पॉइंट की मुखालफत कर रहे हैं। ओके, ये बड़ा लाजमी है। सो एंटीथेसिस का पैराग्राफ आप गौर करें। The ease of communication has also made it possible for evil-minded people to carry out their malefic designs. मेरा सपोर्टिंग पॉइंट है, दी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, वो जो हमने बड़े फखर से ऊपर कहा था ना थीसिस में कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बना लिया है, कम्युनिकेशन बड़ी आसान हो गई है। वो कहता है द कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू स्प्रेड नेगेटिव कंटेंट इन द वर्ल्ड एंड thus influence weak and immature minds. अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? हमने बात तो कर दी कि वीक एंड इमेच्योर माइंड्स, जो मैंने एंटीथेसिस में इंट्रोडक्शन में लिखा भी था। An apt example could be the blue whale game, which was propagated through the information technology to millions across the globe. और ये blue whale game कैसे फैली थी? ऐसे ही फैली थी ना। The blue whale game, which was propagated through the information technology to millions across the globe. Several young people fell prey to the evil designs of the makers of the blue whale game, who ultimately gripped their minds so much that they even committed suicides due to activities related to playing that game. More than 257 suicide attempts were reported globally. Ben Radford की आर्टिकल है, ब्लू वेल गेम सुसाइड कॉन्स्पिरेसी सर्विसेज 2018 की आर्टिकल है। अब देखिए उसने थीसिस वाले को एंटीथेसिस वाले ने कितना स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। Thus, the information technology has provided convenience to the criminal minds to influence youth without any check and balance. स्टूडेंट समझ आ रही है? ये क्यों इंटरेस्टिंग होती है ऐसे? इसलिए कि इसके अंदर आप एक साइड बयान कर रहे हैं, उसी पावर के साथ, उसी फोर्स के साथ आप दूसरी साइड जो है वो भी बयान कर रहे हैं। अब ये देख लो, ये पैराग्राफ, इसको देख के तो हमारा थीसिस वाला पैराग्राफ तो बेचारा ऐसे लगता है जैसे उसमें तो जान ही कोई नहीं थी। एंटीथेसिस वाले ने ठोक के उसको जो है वो अपोज किया है, उसने बकायदा साथ उसके आर्गुमेंट के प्रूफ दिया है, उसने बकायदा साथ रेफरेंस दिया है सारा कुछ। आप कैसे कहते हैं जी कम्युनिकेशन बड़ी आसान हो गई है? एंटीथेसिस वाला कहता है जी कम्युनिकेशन की वजह से जराइम जो है, मुजरिम हमारे घरों में घुस के वीक और इमेच्योर माइंड्स को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स अब सीखने वाली बात है ना कि आपका जितना स्ट्रॉन्ग थीसिस होता है, एंटी थीसिस भी उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारे यहाँ मैंने देखा है बस टीचर्स ये पढ़ाते हैं, वो एंटी थीसिस जो है ना उसको कमजोर सा रखो ताकि अपना सिंथेसिस जो है वो तुम्हारा मजबूत हो जाए। आमना मबरेज, ये सामने लिखा हुआ है एंटीथेसिस का पॉइंट आइडेंटिफाई, ये देखो ना सामने लिखा हुआ है तुम्हारे, एंटीथेसिस का पॉइंट शुरू हुआ है तो शुरू में मैंने थीसिस का पॉइंट लिखा है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आप किस चीज की ऑपोजिशन कर रहे हैं। समझ आती है आमना? हाईलाइट नहीं करना, सिर्फ मेंशन करना है। ये तो मैंने आपके लिए हाईलाइट किया हुआ, सिर्फ मेंशन करना है, लेकिन मेंशन करना लाजमी है, इसलिए कि अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो इसकी समझ ही कोई नहीं आएगी। अच्छा जी, ये एंटीथेसिस का पैराग्राफ आ गया। इसके बाद एंटीथेसिस का अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है, अनदर कर्स ऑफ एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वुड बी, और अगला पॉइंट पेश करें। उसके बाद अगला पैराग्राफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज आल्सो हार्मिंग ह्यूमैनिटी बाय, और अपना अगला पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट करो। इसी तरीके से आप 4 पैराग्राफ्स अपने एंटीथेसिस के लिखेंगे। अब आपका सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हुआ है। ओके, अब सिंथेसिस में ये जरूरी है कि आप थीसिस का भी जिक्र करें और एंटीथेसिस का भी जिक्र करें। समझ आ रही है? थीसिस का पॉइंट भी आइडेंटिफाई करो और एंटीथेसिस को भी आइडेंटिफाई करो,
और फिर उसका सिंथेसिस करो। मैं एग्जांपल देता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। सिंथेसिस का पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, वो कहता है कि seeing the evidence provided by the opponents of information technology, कौन सा पॉइंट? रिगार्डिंग ईज ऑफ कम्युनिकेशन, और इसका एंटीथीसिस क्या था? लीडिंग टू इंक्रीज्ड क्राइम्स। ठीक है, मैंने थीसिस का पॉइंट भी दे दिया और एंटीथीसिस का पॉइंट भी दे दिया। ओके, अब सिंथेसिस मेरा ये है। सो सीइंग द evidence provided by the opponents of information technology regarding ease of communication leading to increased crimes, one may observe that their argument is not valid. हमने ये नहीं कहा कि उनकी आर्गुमेंट गलत है, हम कह रहे हैं वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है? The evil-minded people are everywhere and they can make use of any kind of technology. This does not mean that all technology is a curse. आप कहते हैं जी इस टेक्नोलॉजी की वजह से जुराइम पेशा लोग जो हैं वो हमारे घरों में घुस आए हैं। तो भाई इवल माइंडेड लोग तो हर जगह हैं, वो किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सारी टेक्नोलॉजी गलत हो गई? नहीं, सारी टेक्नोलॉजी गलत नहीं हुई। एग्जाम्पल देखिए मेरी। एग्जाम्पल ये है कि ए वैलिड एग्जाम्पल मे बी द यूज ऑफ ए किचन नाइफ which is used in millions of households globally to prepare food on daily basis. The same tool may also be used by evil-minded people to harm others. वही छुरी लेके अगर कोई दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, मार देता है, तो क्या इसका मतलब है छुरी का कसूर है? This means that the fault is not in the technology, but the way it is used. Ethics. So मसला टेक्नोलॉजी का नहीं है। आपने पाबंदी लगाई थी टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी का कसूर नहीं है, इवल माइंड का कसूर है। Hence, it shows that information technology has proved to be more of a blessing, as its benefits like ease of communication far outweigh the curses that have been devised by using it negatively. आप टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत रिजल्ट निकलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि टेक्नोलॉजी बजाते खुद बैन कर दी जाए। कहां तक टेक्नोलॉजी बैन करेंगे? असल मसला उस माइंड का है जो उसको नेगेटिवली यूज करे। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली यूज करें, कम्युनिकेशन का फायदा होगा। नेगेटिवली करें तो ब्लू व्हेल गेम जैसी वो आ जाएंगे, मसले आ जाएंगे। सो असल मसला ह्यूमन माइंड का है। हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिफेंड करना है। जी जाहिर, बिल्कुल। सिंथेसिस में हम अगर एग्जांपल नहीं देंगे, सिंथेसिस के लिए हमें एक और पॉइंट चाहिए। सिंथेसिस के लिए हमें एक और एग्जांपल चाहिए। अब आपको समझ आ गई कि हमें थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस कनेक्टेड तो है आपस में, लेकिन इंडिपेंडेंट पैराग्राफ्स हैं। ये सब जिन लोगों को समझ आ जाए ना आर्गुमेंटेटिव ऐसे कि वो इसी को पकड़ते हैं, इसलिए कि इसको लिखना आसान होता है। एक बात आपको बताऊं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे का हमेशा टॉपिक जो है वो ज्यादा सिंपल होता है एक्सपोजिटरी की निस्बत, हमेशा। सहरिश दोनों चीजें बेटी, सिंथेसिस में जर्नल एग्जांपल भी दे सकते हैं और प्रॉपर विद रेफरेंस भी दे सकते हैं। अगर आपके पास है तो वो भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी समझ आ गई ना? ठीक है। Izaz Ahmed, if we can give a convincing example in the paragraph, like the example in the first paragraph of thesis and synthesis, not necessarily give reference to a report or article. Yes, of course, Izaz. Izaz, बेटा होता ये है कि मैंने कहा ना आपसे कि पूरी एसे में 7 से 8 रेफरेंसेस चाहिए, चाहे आप किसी भी पैराग्राफ में दे लें, चाहे थीसिस में दे लें, चाहे एंटीथीसिस में दे लें, सिंथेसिस में दे लें। ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि लाजमी थीसिस में ही रेफरेंस देना है, ये लाजमी एंटीथीसिस भी देना है, कहीं भी। ये है थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। मैंने आपको सिर्फ एक एक पैराग्राफ जो है वो डेवलप करके दिखाया है। आपने इसी तरह से 5 पैराग्राफ थीसिस के लिखने हैं, फिर दूसरी चेयर पे जाके बैठ जाना है और उसकी मुखालफत करनी है कि करके आप खुद अपना इंटरव्यू कर रहे हैं।
और फिर खुद ही आपने एंकर भी बन जाना, टीवी एंकर, और उसने फाइनली जो है वो सॉल्व भी करना। अब देखो, चलो एक टॉपिक लेते हैं, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? थैंक यू। हाजरा, हर पेपर में कम से कम 2 3 4 टॉपिक्स आर्गुमेंटेटिव होते हैं, कभी भी एक आध नहीं होगा, 3 4 टॉपिक्स हमेशा इसके अंदर। पैराग्राफ फॉर सिंथेसिस इज सेम, मुझे नहीं समझ आई सानिया, सेम क्या जी? पैराग्राफ स्ट्रक्चर तो सेम है ना, उसी तरह से टॉपिक सेंटेंसेस सारा, मैंने बताया, मैं बार बार कह रहा हूँ, 20वीं दफा कह रहा हूँ आज के लेक्चर में कि पैराग्राफ स्ट्रक्चर सेम रहेगा हर जगह, सिर्फ उसका फंक्शन चेंज हो जाता है। अच्छा जी, आप बताएं जरा, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? वेलकम सर, बताएं स्टूडेंट्स, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? 2020 का टॉपिक था ये। बाज यस कह रहे हैं, बाज नहीं, ऑलमोस्ट यस नहीं होता हाजरा, इसमें पूरा यस होता है, ये पूरा नो होता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर आप आधा साइड पे होंगे तो थीसिस नहीं बनेगा। इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? यस और नो। अब आपको ये तो समझ आ गई है कि आपने यस के पॉइंट्स भी देने हैं, नो के पॉइंट्स भी देने हैं। मारिया, टॉपिक तक रो ना, इसमें सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं डिस्कस हो सकते। अगर टॉपिक डिजिटल रेवोल्यूशन पे है तो डिजिटल भी रहना है, आप इधर उधर की बातें नहीं कर सकते। मिनाल के हिसाब से या एंटीथेसिस में दे सकते हैं, किसने मना किया? अगर आप नो कह रहे हैं तो आप नो वाले पॉइंट्स पहले लिखेंगे, अगर आप यस कह रहे हैं तो यस वाले पॉइंट्स पहले लिखेंगे। ओके, अच्छा, मैं अब आपको ना इसको ऐसे को प्लान करने का एक जरा आसान तरीका देता हूं। अब जरा इसकी प्लानिंग जो है, ओके राना उसामा, देखते हैं। अब जरा इसको प्लान करने का मैं जरा आसान तरीका देता हूं। ये जब इस तरह से ऐसे चल रही थी ना थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस में, थोड़ा सा जरा इनको पॉइंट्स को कनेक्ट करना जरा मुश्किल होता है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल में ले आए, लेट मी शो यू, मैंने इसकी एक टेम्पलेट बनाई है। राणा साहब, पॉइंट्स अच्छे हैं तुम्हारे। स्टूडेंट्स इस पे जरा गौर कीजिएगा, आर्गुमेंटेटिव एसे आउटलाइन टेम्पलेट, ये प्लानिंग स्टेज पे रफ में आप इस तरह डिजाइनिंग कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। क्या तरीका है कि हम इसके कॉलम बना लेते हैं 3, आउटलाइन लिखी वर्टिकल ही जाएगी, लेकिन सिर्फ प्लानिंग इस तरह करेंगे। हम करते क्या है, 3, ये 3 हेडिंग लिख ली, 3 थीसिस, उसके A B C D E 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहां पे हम जी पेस्ट अप्लाई कर लेते हैं, जी का पॉइंट पहले निकाल लो, पी का कर लो, ई का कर लो, एस का कर लो, टी का कर लो, एकदम से मैं कहता हूं 5 मिनट में आउटलाइन बनती है इसकी। और फिर एंटीथेसिस के कर लेते हैं 5 पॉइंट्स, लेकिन रिलेटेड, आपस में रिलेटेड सारे। लेट मी शो यू। ये जो टेम्पलेट आपको दिखाई थी ना, उसके ऊपर मैंने बनाई है, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? CSS 2020 का टॉपिक है, मेरा स्टांस था यस का।
आपने लिखना नहीं होता वहां पे वैसे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज रेडी। तो पहले हमने हेडिंग बना ली 3 की कि पाकिस्तान इज रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स हमेशा थीसिस ब्रैकेट में जरूर लिखना होता है, एग्जामिनर को दिखाना है कि ये मेरे थीसिस की हेडिंग है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, गवर्नेंस का पॉइंट मैंने ले लिया। गवर्नेंस का पॉइंट ये बनाया कि प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस बाय द गवर्नमेंट। इसमें स्टूडेंट्स करना हमने ये होता है कि ऊपर से नीचे नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखें हम, इसको प्लान करना आसान हो जाता है। पहले थीसिस लिखा, फिर उसी पॉइंट का एंटीथीसिस सोच के लिखा, फिर उसी पॉइंट का सिंथेसिस लिखा। ये काम जरा थोड़ा सा इजी हो जाता है, बजाय इसके कि आप पहले इसको ऐसे लिख लें सारा और फिर उनको एक एक करके एंटीथीसिस लिखने की कोशिश करें। समझ आ रही है ना? तो हम इसको यहां डायरेक्टली आमने सामने उसी वक्त रख के हमें समझ आ जाएगी। बाजुकात कोई पॉइंट है उसका एंटीथीसिस नहीं आ रहा या उसका सिंथेसिस नहीं आ रहा, उसको काट दो वहां पे। इस तरह जो है वो ज्यादा सिंपल हो जाएगा काम। अच्छा जी, मेरा जीपीएस का पॉइंट पहला थीसिस का ये है। अब एक एक करके पॉइंट लिखेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे और उसका सिंथेसिस करेंगे। प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस बाय द प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस बाय द गवर्नमेंट, ये मेरा एक पॉइंट है थीसिस का। इसके जवाब में एंटीथीसिस वाले क्या कहते हैं, हैकर्स कैन स्टॉप द होल गवर्नमेंटल प्रोसेसेस। वो कहते हैं जी, मैंने कहा कि ई गवर्नेंस जैसे सिटीजन पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट ने, तो एंटीथीसिस वाले कहते हैं जी क्या फायदा, हैकर्स जो है अगर उन्होंने वेबसाइट को हैक कर लिया तो पूरा गवर्नमेंट का प्रोसेस ही रुक के रह जाएगा सारे का सारा। सिंथेसिस वाला कहता है कि भाई strong security checks in government websites guard against hacking attempts to ensure smooth delivery of governance। अब इसके अंदर जरा हमारी जो होती है ना हेडिंग, सब हेडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि हमने पूरे पॉइंट को काउंटर करना होता है ना। ये बेशक पूरा सेंटेंस भी बन जाए कोई बात नहीं। ऑलरेडी हमने 17 वैसे तो पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, इसमें हमारे पैराग्राफ 15 होते हैं। थोड़ा सा टाइम हमने लिया हुआ है, यहां हमने लिया हुआ है टाइम, क्योंकि इसकी थोड़ी सी जरा सिंथेसिस बनाने में टाइम लग जाता है जरा इसके अंदर। पॉलिटिकल पॉइंट देखो, नहीं सिंथेसिस के पैराग्राफ लंबे तो नहीं होंगे, लेकिन मैं सब हेडिंग बता रही है। देखो ना, अब सब हेडिंग बहुत लंबी हो गई है वाली, सब हेडिंग लंबी हुई है, पैराग्राफ की नहीं बात करना, पैराग्राफ तो उतने रहेंगे क्योंकि हमने पूरी बात को साबित करना ना। अच्छा, अब देखो ना, हेडिंग थीसिस की छोटी है, एंटीथीसिस थोड़ी सी लंबी और सिंथेसिस की बहुत लंबी है। अच्छा, पॉलिटिकल पॉइंट ये है कि ऑनलाइन कंप्लेंट सेल्स अबाउट एंड टू द पॉलिटिशियंस। पॉलिटिकल पॉइंट मेरा ये है, पाकिस्तान इज रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, क्योंकि ऑनलाइन कंप्लेंट सेल्स बने हुए हैं पॉलिटिशियंस के बारे में भी, और पॉलिटिशियंस को भी कंप्लेन कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में भी कंप्लेन कर सकते हैं। एंटीथीसिस वाले कहते हैं कि irrelevant complaints clog the system and politicians are unable to receive the complaints। कि बने तो हुए हैं पोर्टल, लेकिन उसके ऊपर irrelevant complaints इतनी आती हैं कि हजारों की तादाद में आती हैं कि पॉलिटिशियंस फिर वो सारी जो है वो कंप्लेंट सुन ही नहीं सकते। तो सिंथेसिस वाला कहता है कि भाई हाई नंबर ऑफ कंप्लेंट्स शोज दैट पब्लिक आउटक्राई हैज गॉट पॉलिटिकल अटेंशन। किसको, कौन सी वेबसाइट को टारगेट किया जाता है? जो कामयाब हो। हैक किसको किया जाता है, किन के अकाउंट्स हैक होते हैं? जो लोग सक्सेसफुल है, जो लोग वेल नोन है। किसी अननोन बंदे का अकाउंट तो हैक ही ना होता। तो ये हाई नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, जब बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं तो ये इस चीज का सबूत है कि यस, पता चल गया लोगों को कि भाई इनकी कंप्लेंट्स यहां से, क्यों इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं उसके ऊपर, इसलिए कि लोगों को पता है कि हमारी कंप्लेंट सुनी जा रही है। अब करो ना एंटीथीसिस वाले गल करना जरा लाजवाब किया उसको, कोई नहीं किया। अच्छा जी, इकोनॉमी का पॉइंट देखो।
इकोनॉमी का पॉइंट ये है कि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हैज रिड्यूस्ड कन्वेंशनल बैंकिंग मेथड्स। बड़ा अच्छा पॉइंट है। पाकिस्तान इज रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन के ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हैज रिड्यूस्ड कन्वेंशनल बैंकिंग मेथड्स। उसका भी जवाब हो कि वही कहते हैं जी साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो सिंथेसिस वाला कहता है कि बैंक्स हैव डेवलप्ड रोबस्ट फायरवॉल्स एंड सिक्योरिटी चेक्स टू अवॉइड साइबर अटैक्स। बैंक्स ने, जिन्होंने, देखो ना वो क्या है मुहावरा कि ऊंटा नाल यारी लानी हुए थे बूहे ऊंचे रखो। पंजाबी में कहते हैं कि अगर ऊंटों के साथ यारी लगानी है तो अपने दरवाजे ऊंचे रखो। तो जिन बैंकों ने बैंकिंग सिस्टम बनाए हैं उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के रोबस्ट फायरवॉल्स भी बनाई हैं, सिक्योरिटी चेक्स भी बनाए हैं ताकि साइबर अटैक्स से बचा जा सके। और यहां मैं मिसाल दूंगा इसकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मेरा एक स्टूडेंट है वहां पे, वो असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट बैंक की जो साइबर सिक्योरिटी सेल है उसका असिस्टेंट डायरेक्टर, वो कहता है सर एक वीक में हमारे ऊपर मिनिमम 400 to 500, एक वीक में मिनिमम 400 to 500 साइबर अटैक्स होते हैं। यानी मंथली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे 2 से 3 हजार साइबर अटैक्स होते हैं स्टेट बैंक पे। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा इतना जो है वो मेहनत वेबसाइट पे नहीं पड़ती जितनी उसको प्रोटेक्ट करने में पड़ती है, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि स्टेट बैंक है, उसको अगर आप हैक करने में कामयाब हो गए तो आगे हिसाब ही कोई नहीं है। सो ये कहना कि जी चूंकि साइबर अटैक हो जाते हैं इसलिए बैंकिंग की काम की नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल का पॉइंट देखिएगा। सोशल का पॉइंट ये है, मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी पब्लिक इज ऑलरेडी यूजिंग ऑनलाइन मेथड्स ऑफ फैसिलिटेशन। मैं इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान इज रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, इसलिए कि पाकिस्तानी पब्लिक ऑलरेडी ऑनलाइन मेथड्स यूज कर रहे हैं। आप लोग ऑनलाइन ये शॉपिंग करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, सारी चीजें जो हैं वो यूज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पाकिस्तानी पब्लिक यूज कर रही है सारा कुछ। तो एंटीथीसिस वाले कहते हैं नहीं जी फ्रॉड बड़ा है इसके अंदर, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर फ्रॉड है, डिसेप्टिव एंड फ्रॉडुलेंट सेटअप्स कैन इजीली एक्सप्लॉइट पब्लिक ट्रस्ट। अच्छा तो फिर तुसी ना करो ना, सानू करन दो यूज। सिंथेसिस वाला कहता है कि पब्लिक इज कॉन्टिन्यूअसली एडवाइज थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाउ टू गार्ड अगेंस्ट डिसेप्टिव ऑनलाइन बिजनेस प्रैक्टिसेस। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, उस जहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वहीं पे आपके साथ ये भी लिखा होता है कि भाई इसका ऑर्डर नंबर रिसीव जरूर कीजिएगा वरना पेमेंट ना करें। आप पेमेंट सिर्फ उस वक्त करें कि जब आप उसको वो है सिक्योरिटी चेक्स में से गुजर चुके। उसी वेबसाइट के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। जैसे बैंक्स आपको ओटीपी इशू करते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग अगर यूज कर रहे हैं तो वो वन टाइम पासवर्ड यूज करते हैं, और ओटीपी कभी भी अकेला नहीं आता। ओटीपी के साथ साफ लिखा होता है कि डू नॉट डिस्क्लोज दिस टू एनीबॉडी। शायद खान थोड़ी देर जरा ठहर जाओ। और लास्ट पॉइंट मेरा टेक्निकल ये है, ऑनलाइन कवरेज इन मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज इन पाकिस्तान। चूंकि ऑनलाइन कवरेज जो है ज्यादातर 77% पाकिस्तान जो है वो कवर्ड है इससे। तो एंटीथीसिस वाले कहते हैं कि जी क्या फायदा है इससे कवरेज का, पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस इन सर्टेन एरियाज। इंटरनेट है तो सही लेकिन इंटरनेट की क्वालिटी बड़ी पुअर है। तो सिंथेसिस वाले कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज गोइंग ऑन। जब टेक्नोलॉजी पहुंच गई है ना तो फिर उसके अंदर उसको इंप्रूव करने का मेथड भी साथ ही साथ चल रहा है। पुप्पो फर्क सिर्फ ये है कि आमतौर पे आप पुप्पो को जवाब नहीं दे सकते, यहां पे आप उसको जवाब दे सकते हैं क्योंकि आप खुद पुप्पो बने हुए। अच्छा अब शायद खान बोलो यार, तुम्हारा क्या पॉइंट था? शायद कहता है कि एनेक्डोट, एग्जाम्पल में एनेक्डोट्स लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में तो एनेक्डोट नहीं आता है, एग्जाम्पल तो बड़ी सॉलिड किस्म की होनी चाहिए। एनेक्डोट तो वैसे बस बात ही होती, कॉन्फर्मेशन कॉल है। यस
अब्दुल्ला यूसुफ जई सर, अगर हमारा स्टैंस नो हो तो सिंथेसिस में हम एंटीथीसिस को डिफेंड करेंगे? नहीं अब्दुल्ला, पता है क्या होगा? अगर आपका स्टैंस नो है तो ये देखना जरा अब्दुल्ला, ये वाला पूरा कॉलम जो है तुम्हारा, ये शुरू में आ जाएगा। फिर तुमने ये थीसिस बन जाएगा, और ये वाला जो सारा कॉलम है ये एंटीथीसिस बन जाएगा। फिर तुमने अपने इस कॉलम को डिफेंड करना है, लेकिन फिर भी वो एंटीथीसिस नहीं कहलाएगा, फिर वो थीसिस बन गया होगा। बात की समझ आ गई है ना? अब्दुल्ला समझ आई बात की? आप जो भी साइड बेटा ले रहे हैं, ये वाली आउटलाइन स्टूडेंट्स जब हम स्टार्ट की थी, इसी तरह आपकी क्लास हो रही थी, ये एग्जैक्टली मुझे 5 या 6 मिनट लगे थे इसको बनाने में। टेम्पलेट सामने होना, बंदा एकदम से फेवर का पॉइंट, अगेंस्ट का पॉइंट, और साथ ही थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूं आपके साथ, उसके बाद बस क्लास खत्म करते हैं। आप भी थक गए होंगे क्योंकि इसके अंदर मैंने बार बार आपसे कंसंट्रेशन काफी करवाई है। मैं सादा सा एक टॉपिक लेता हूँ। नहीं अब्दुल्ला यूसुफ, मैं रिपीट नहीं कर रहा बेटा, 10 मिनट तुम्हारे साथ बात करता रहूं, तुम जवाब नहीं देते मुझे। आप सवाल करके अब गायब हो जाते हैं, मैं रिपीट करता रहता हूँ, एक्सप्लेन करता रहता हूँ, वो अगर जवाब में फिर थोड़ी देर बाद जागते हैं और फिर कहते हैं जी रिपीट कर दे सारा कुछ। एक टॉपिक है, जुबानी जुबानी जरा करते हैं, स्टूडेंट जरा लिखिएगा इसके अंदर चैट में, फादर्स वर्क हार्डर देन मदर्स। आपका क्या ख्याल है, यस या नो? टॉपिक है फादर्स वर्क हार्डर देन मदर्स। यस वाला अपना एक पॉइंट दो, मारूफ मुबशर, आकिब हुसैन, अपना को पॉइंट दो। फादर्स वर्क हार्डर देन मदर्स, अपना पॉइंट दो कोई। यस वाले अपना को पॉइंट दें। Rano Sama. In majority of families, father is usually the breadwinner. Maru कहती है father has more responsibilities of house and providing everything to children. Fathers work harder than mothers का इसका पॉइंट मारो वाला ले लेते हैं। नहीं ज़हरा, एक पॉइंट रखो ना, तुमने नो का पॉइंट देना शुरू कर दिए। मारो के पास पॉइंट है, रानो सामा तुम्हारा पॉइंट स्पेसिफिक नहीं है। मारो फादर हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हाउस एंड प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू चिल्ड्रन, यानी अर्न जो है सारा कुछ, ये इसका पॉइंट है। इसको जरा अपोज करो ना, इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट जरा सामने रखो, मारो मुबशर वाला। नहीं, सुभान इंडिपेंडेंट पॉइंट नहीं देना, इसको अपोज करना। मिनाहिल इंडिपेंडेंट पॉइंट है ना दो, अब इस पॉइंट को अपोज करो। शाहिद ने भी यस का पॉइंट दिया है, ओके। नहीं शायद, ये तुमने 4 पॉइंट्स दे दिए, एक पॉइंट तो नहीं है, ये 4 पॉइंट्स हैं।
फादर्स वर्क आउटसाइड, अर्न ब्रेड, फेस ग्लोअर वर्ल्ड, लुक आफ्टर होम एज वेल। ये 4 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट दिया सिर्फ, उसमें एक पॉइंट दिया है कि फादर जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी फैमिली को अर्न करने की। इसका एंटीथेसिस दें। एमन ने इसका एंटीथेसिस दिया है, मदर हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज शी हैज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम हाउस मैनेजमेंट टू चिल्ड्रन अपब्रिंगिंग। ये एंटीथेसिस है उसका। अमना ने कहा है कि नर्चर ऑफ चिल्ड्रन आर हैवी ऑन एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैवियर देन एनी अदर। वानिया ने कहा है एंटीथेसिस में, फादर ओनली प्रोवाइड्स फॉर किड्स एंड फैमिली, येट इट्स मदर हु लुक्स आफ्टर द एंटायर हाउस एंड आल्सो बेयर्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। ये उस पॉइंट का एंटीथेसिस है। क्या नाम था? मारूफ और आकिब, अपने पॉइंट को डिफेंड करो। मारूफ, आकिब, अब अपने पॉइंट को डिफेंड करो, सिंथेसिस दो। मारूफ, ये तो तुम दूसरी तरफ चली गई हो। तुमने कहा था फादर्स वर्क हार्डर, अब तुम एंटीथेसिस उसकी तरफ चली गई हो। आकिब यार इसको जरा सही करके मुझे एंटीथेसिस दो इसका। जो इन्होंने कहा है कि जी मदर जो है वो घर की लुक आफ्टर भी करती है और बच्चों की अपब्रिंगिंग भी करती है, उसके अगेंस्ट तुम अपना सिंथेसिस कैसे करो? जरा मुझे पता है तुमने नो कहा है, मैं यस के लिए बात कर रहा था। मुकद्दसा आपने एंटीथेसिस दिया है ना, मैं अब सिंथेसिस का इंतजार कर रहा हूँ आकिब की तरफ से और मारूफ की तरफ से। तुमने नो कहा है ना, नो के पॉइंट तो हो गए, काफी सारे आ गए हैं, उन्होंने एंटीथेसिस भी दे दी है। अब मैं देखता हूँ ये सिंथेसिस कैसे करते हैं अपना। Fathers work day and night hard enough just to meet the needs of his children and wife yet do not complain. फादर दिन रात काम करता है और उसी ने अपने वाइफ के और चिल्ड्रन की सारी नीड्स को भी मीट करना है और फिर भी शिकायत नहीं करता। ये उसका सिंथेसिस है। आकिब कहता है, although the mother provides basic care for children, but the ultimate dependency of social upbringing depends upon father. ठीक है, माँ उसकी अपब्रिंगिंग करती है, घर भी चलाती है सारा कुछ, लेकिन सोशल अपब्रिंगिंग एक्चुअल जो है वो फादर के जिम्मे है। ये उसने सिंथेसिस अपने पॉइंट को डिफेंड किया है। साथ आपने बड़ी लंबी बात लिखती है, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आई कि किस पॉइंट के फेवर में लिख रहे हैं आप। बात हो रही है फादर्स वर्क हार्डर, आप फादर का बॉडी साइज जो है वो बता रहे हैं कि 67% जो है वो स्ट्रेंथ ज्यादा है उसके अंदर। साथ बी रेलिवेंट यार। इस तरीके से आपके पास थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस अकेले खुद दरा करने की कोशिश करो इस टेम्पलेट के मुताबिक। ये टेम्पलेट मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ और इसके ऊपर फिर अपनी अपनी जो है वो आउटलाइन डेवलप करने की कोशिश करें। जरताब, अब ये जो पॉइंट आप दे रहे हैं, मदर्स गिव बर्थ टू चाइल्ड व्हिच इज द हार्डेस्ट वर्क ऑफ ऑल टास्क एवर, ये थीसिस इसका है, कोई नहीं तो फिर एंटीथेसिस किस चीज का आ गया? या ये तुम्हारा थीसिस स्टार्ट हो रहा है? हाँ एमन खान, ये तुम्हारा सिंथेसिस है ना, कि मदर की जो आप कह रहे हैं कि वो अपब्रिंगिंग करती है बच्चों की और घर चलाती है, हाउस मैनेजमेंट एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन इज ओनली पॉसिबल इफ फादर अर्न्स हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। अगर ये आप एंटीथेसिस ये देते हैं कि नहीं जी फादर वो इतना हार्ड वर्क नहीं करता, मदर ज्यादा हार्ड वर्क करती है इसलिए कि वो घर चलाती है और बच्चों की परवरिश करती है, तो इसका सिंथेसिस ये है कि
मर्द कमा के लाएगा तो वो घर में इस्तेमाल करके घर चलाएगी ना, ये सिंथेसिस है उसका। जी मैं भेज रहा हूँ इसको। बस स्टूडेंट्स बंद करते हैं, आज हमने काफी सारा काम कर लिया। ज़हरा, फादर मोर रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग जी ज़हरा ठीक है, पॉइंट्स हमारे थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस ठीक किया तुमने। स्टूडेंट्स मारिया नजीर एक क्वेश्चन पूछ रही हैं, जरा आप जवाब दीजिएगा, मैं नहीं देता इसका। इफ women are not protected socially, can legal actions protect them? क्वेश्चन मार्क। पूछ रही हैं कि क्या ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है कि एक्सपोजिटरी ऐसे है। मैं तो हैरान होता हूं कि इसमें पूछने वाली बात क्या है, इससे ज्यादा क्लियर और कौन सा टॉपिक हो सकता है। If women are not protected socially, can legal actions protect them? Question mark. Yes or no? सीधा सीधा, मतलब इससे ज्यादा क्लियर कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता आर्गुमेंटेटिव का। लेकिन मैंने देखे बहुत सारे लोग मुझे भी सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये एक्सपोजिटरी है कि आर्गुमेंटेटिव। नहीं, क्वेश्चन मार्क का नहीं मसला, क्वेश्चन मार्क वैसे भी लग सकता है, साफ सवाल पूछा हुआ है। ये मारिया तुमने मुझे वैसे भी पूछा था ये क्वेश्चन, ये वाला मैंने नहीं था जवाब दिया क्योंकि ये इतना ऑब्वियस है कि इसका मैं क्या जवाब दूं आपको इसके ऊपर। मारिया नजीर, लीगल एंड सोशल साइड दो अलग अलग साइड्स हैं। मैं दिखाता हूं आपको इसके ऊपर, इसकी ये वाला टॉपिक भी मैंने किया हुआ। ये देखो जरा, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करने लगा, जरा खुद पढ़ने की कोशिश करें। मेरा पॉइंट है नो। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पीई, सोशल के 2 पॉइंट्स है और एक मैंने एनवायरनमेंट पॉइंट दिया हुआ। ये भी मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, आराम से पढ़ें इसको, क्योंकि इस आउटलाइन की काफी सारे लोगों को आजकल तलाश है, तो ये मैं आपको दे देता हूँ। नहीं जारी मारिया, वो रुबाब लोग कहते हैं ज़हरा कि बाज लोग इस पे यस कहते हैं, बाज में। बस स्टूडेंट्स में बंद कर रहा हूँ। 10 इंडिकेटर्स नेक्स्ट टाइम जब क्लास स्टार्ट होती है तो जरा शुरू में याद कराएं, शुरू में पढ़ेंगे क्योंकि 10 इंडिकेटर से ही आगे FIRE एब्स्ट्रैक्ट ऐसे जो बनते हैं। नेक्स्ट क्लास वुड बी द लास्ट वन और एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पढ़नी है उसके अंदर। ठीक है, बंद कर रहे हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़। जी अब्दुल्ला यूसुफ सही, माशाल्लाह क्लास खत्म हो गई बेटा, 8 लेक्चर्स हो गए, याद पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है इसका। कौन है इसका, इस क्लास का सीआर कौन है? सीआर कौन है? राना उसामा और 33 का सखावत है और सखावत अली। अब्दुल्ला यूसुफ सही, तुम कौन से ग्रुप से हो, कौन सी बैच से हो? इसका बैच ही कोई नहीं लिखा हुआ। आप ये राना उसामा से या सखावत से राब्ता करें। ओके जी, खुदा हाफिज़।